चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वहीं से जहां हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने दो केस पढ़े। स्टार्टिंग में ये फिर से रिवीजन हो रहा है। केस वन में पढ़ा था कि अगर चार्ज का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो उस पे जो फोर्स होता है वो जीरो होता है। ऐसी सूरत में पार्टिकल अपना स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, ये केस वन पढ़ा था। तो इसमें कुछ करना ही नहीं होता, जब चार्ज पे फोर्स ही नहीं लगा तो क्या करना है। केस टू हमने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो इसमें फोर्स लगता है, जीरो नहीं होगा, क्यू बी बी। और इसका असर ये होता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है। सर्कुलर मोशन जो हम लोग कल की क्लास में पढ़ रहे थे। तो केस वन में कुछ पढ़ना ही नहीं होता है। केस टू सर्कुलर मोशन होता है। सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ ही लिए कि गोल गोल घूमता है। इस केस में रेडियस का फॉर्मूला भी निकाले हम लोग, एम वी बाई क्यू बी। और साथ में हमने टाइम पीरियड भी पढ़ा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई m/क्यू बी, ये पढ़ा था। ठीक है। सर्किल में घूमते समय इस पे जो फोर्स होता है वो लगातार इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये सेंटर हो गया ऐसे, तो इस पे जो वेलोसिटी है मान लीजिए ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे एरिया में, पूरे जोन में इनवर्ड है। इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इनवर्ड है, भी ऐसे है, फोर्स ऐसे लगेगा सेंटर की तरफ, और ये फोर्स इसको मजबूर करेगा ऐसे सर्कल में घूमने के लिए। दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू भी बी, और ये mv² r के बराबर होगा। चाहे पार्टिकल यहाँ रहे या चल करके ये यहाँ आ जाए, कहीं भी चला जाए, ये फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा और वेलोसिटी हमेशा ऐसे टेंजेंट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह यहाँ आ जाए तो वेलोसिटी इधर होगा, फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होगा। नहीं होता है सर्कुलर मोशन में। तो ये फोर्स जो है ना, यही इसको क्या करता है, मजबूर कर देता है सर्किल में घूमने के लिए। तो सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब ये कंडीशन हो, v इज परपेंडिकुलर टू b एंड b मस्ट बी यूनिफॉर्म। टॉपिक में ही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग आज की क्लास में इस केस टू से आगे बढ़ेंगे और केस थ्री में आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये आपका सब लिखा हुआ है, पिछली क्लास का है। अब आते हैं केस थ्री। केस थ्री है व्हेन v। सर पिछला क्लास का कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं है? हाँ, कल तो डाल तो दिया था, तुम ग्रुप में नहीं हो क्या? कल रिकॉर्ड करके शाम को पोस्ट भी तो किया था तुम्हारे ही ग्रुप में। ग्रुप में जो आते हैं मैसेज उसको पढ़ो, उसमें मिल जाएगा। और उससे बढ़िया एग्जाम बाइट क्यों मिला? एग्जाम बाइट में पढ़ो 11.1, 11.2, 11.3, यही सारे केसेस हैं। मैग्नेटिज्म का 11.1 लेक्चर, 11.2 और 11.3। व्हेन बी मेक्स एन ऑब्लिक एंगल विथ डी। अब ये केस पढ़ेंगे, इस केस में क्या होता है तो समझेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे है, यूनिफॉर्म है। अगर v परपेंडिकुलर होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऊपर होता, चार्ज का वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता, तो वैसे केस में सर्कुलर मोशन होता। अगर v ऐसे होता तो v क्रॉस b करते तो इनवर्ड फोर्स आता, इसका मतलब ये बोर्ड के अंदर घुस जाता और ये सर्कल बनाता। ठीक है ना, तो बोर्ड के अंदर चला जाता और सर्कुलर मोशन करता। लेकिन हमने क्या किया है कि क्वेश्चन में दे दिया है कि इस बार b जो है या वेलोसिटी जो है वो b के साथ ऑब्लिक एंगल बना रहा है। ऑब्लिक का मतलब होता है कि 0 से 90 के बीच का कोई एंगल है, 90 नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका असर क्या होगा, अब ये हमें समझना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस v को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको रिजॉल्व करके दो कंपोनेंट बना देंगे। एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इसी के अलाउ, किसके अलाउ, मैग्नेटिक फील्ड के अलाउ। ठीक है, और एक कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस दिशा में। इस कंपोनेंट को हम लोग v पैरेलल कह सकते हैं, जो कि असल में v cos थीटा है आपका।
और इसको हम लोग कह सकते हैं v परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जो कि कितना है आपका v sin थीटा। ठीक है, अब इसका असर क्या होता है कि देखो, अगर सिर्फ v पैरेलल होता तो ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो अगर वेलोसिटी ये वाला v पैरेलल जो है ये पैरेलल टू b, तो ड्यू टू v पैरेलल इस पे जो फोर्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है ना, ड्यू टू v पैरेलल इस वेलोसिटी की वजह से कोई फोर्स नहीं आएगा, लेकिन ये जो v परपेंडिकुलर है उसके वजह से फोर्स आएगा। ठीक है, v परपेंडिकुलर की वजह से फोर्स आएगा और ये फोर्स इसको सर्कल में घुमाएगा। क्यों? क्योंकि ये v परपेंडिकुलर b के परपेंडिकुलर है ना, तो सर्किल में घुमाएगा। लेकिन v पैरेलल भी मानेगा नहीं, वो बोलेगा कि हम इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो कांस्टेंट रखेंगे, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है, और v परपेंडिकुलर की वजह से क्या होगा, इसको सर्कल में घूमना है, तो ये सर्कल में घूमते हुए आगे जाएगा, जस्ट लाइक ए स्प्रिंग। तो इसका जो मोशन होगा ना उसको हेलिकल मोशन कहते हैं। ये ऐसे ऐसे आएगा नीचे और ऐसे ऐसे स्प्रिंग की तरह आगे जाएगा। ये 3D टाइप का मोशन हो जाता है। स्प्रिंग देखो ना कभी पेन में से निकाल के, उस तरह का मोशन होगा ये, जिसमें ये जो बी लिखा है ना ये इसके टेंजेंट का काम करेगा, एक्सिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है v sin थीटा और b क्रॉस b करोगे तो इनवर्ड आ रहा है, तो असल में ये ऐसे जा करके सर्कल बना करके आ जाता है ऐसे, लेकिन ये बनाते हुए बोर्ड के बाहर निकल रहा है। इधर से देखने पे ऐसा लगेगा कि सर्किल बनाते हुए आगे आ रहा है। तो इस तरह के पाथ को हम लोग हेलिकल पाथ कहते हैं, और इस तरह का जो फॉर्मेशन है इसको हेलिक्स भी कहते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो अगर हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना हो, बोर्ड एग्जाम में कभी आ जाए लिखने के बारे में, तो क्या लिखेंगे इसमें? इन दिस केस फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू v cos थीटा या v पैरेलल, बाद में हम v पैरेलल लिख देंगे, ड्यू टू v पैरेलल इज 0। ठीक है, इन दिस केस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू v पैरेलल इज 0 due to v perpendicular the charge moves in a circle and due to v parallel it moves forward in the direction of v. The resultant path is a helix. The resultant path is a helix. This type of motion is called helical motion. ठीक है, इन दिस केस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू v पैरेलल इज 0। v पैरेलल की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी, एंड ड्यू टू v परपेंडिकुलर द चार्ज मूव्स इन ए सर्कल एंड ड्यू टू v पैरेलल इट मूव्स फॉरवर्ड। यहाँ लिखते जाते हैं, ये v पैरेलल है, ये v परपेंडिकुलर, ये v पैरेलल इट मूव्स फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो v पैरेलल इसको आगे घसीट के ले जा रहा है, और v sin थीटा कह रहा है कि नहीं हम तो गोल गोल सर्किल में घुमाएंगे। तो अरे भैया तुम सर्किल में भी घूमोगे और घूमते घूमते आगे भी जाओगे, तो एक जगह तो रहे नहीं। तो इस तरह का पाथ को हम लोग हेलिक्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मैथ में पैराबोला हाइपरबोला होता है, वैसे ही एक हेलिक्स भी होता है। ये 3D होता है, एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हेलिकल मोशन। इस तरह के मोशन को हेलिकल मोशन कहते हैं। तो अगर शॉर्ट में समझाया जाए तो केस 2 में जैसे था कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है ना, सीधा तो ये सवाल था। इसी तरह से इस केस में हो गया कि अगर वेलोसिटी ऑब्लिक एंगल बनाएगा तो हेलिकल मोशन होगा। मतलब एकदम नॉर्मल वर्ड्स में समझा जाए तो दो तरह के मोशन हो गए, या तो सर्कुलर नहीं तो हेलिकल।
सर्कुलर तब होगा जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और अगर नहीं है परपेंडिकुलर, कुछ थीटा एंगल पे है, तो हेलिकल। तो हेलिकल में ये इस तरह से गोल गोल बना के जब आगे जाएगा तो सर्किल बनाते हुए आगे जा रहा है। तो इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो रेडियस ऑफ हेलिक्स और एक पिच ऑफ हेलिक्स। कहोगे वो कैसे निकाले, देखो रेडियस ऑफ हेलिक्स का मतलब ये हुआ कि ये जो बन रहा है हेलिकल मोशन, इसमें ऐसे ऐसे करके सर्कल बना के ही तो जा रहा है, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो इस केस में रेडियस हम लोग लिखते हैं m इंटू वी बाई क्यू भी होता है ना, तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। क्यों प्यूरा वेलोसिटी क्यों नहीं लिया, क्योंकि वेलोसिटी का जो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है यही तो सर्किल बनवा रहा है, ठीक है। तो m v परपेंडिकुलर की जगह आप v साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू भी लिख सकते हैं, ये रेडियस हो गया। साथ में एक और चीज पूछता है, पिच ऑफ हेलिक्स, यही दो चीज पूछता है। अब कहोगे पिच क्या होता है, देखो जब ये हेलिकल मोशन में घूमेगा स्प्रिंग की तरह, तो हर अगला स्प्रिंग जो है वो पिछले वाले से कितना आगे है उसको हम लोग पिच कहते हैं, ठीक है। तो पिच को अगर हम इसमें ड्रॉ करें तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये दिस इज कॉल्ड पिच। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जो एक बार में एक टाइम पीरियड में एक चक्कर लगा रहा है ना, उस एक चक्कर में कितना आगे जा रहा है, दिस इज कॉल्ड पिच, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम पीरियड, इसको लिख भी सकते हैं डेफिनेशन में। इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो ये कैसे निकाले भाई, तो ये भी बहुत आसान है। इसको हम लिख सकते हैं v पैरेलल इनटू टाइम, टाइम पीरियड। तो ये कैसे, देखो b के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है v पैरेलल, और यहां से यहां तक आने में एक टाइम पीरियड टाइम लगा है। तो कितना आगे बढ़ जाएगा ये स्प्रिंग जो है ना, वो कितना आगे बढ़ जाएगा, वो v पैरेलल इनटू t, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा है, और क्या। लेकिन वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट, पैरेलल वाला, क्योंकि यही इसको आगे ले जा रहा है। अगर ये v पैरेलल नहीं होता, सिर्फ v परपेंडिकुलर होता, तो ये आराम से बोर्ड के अंदर घुस जाता और यहीं पे गोल गोल सर्किल बनाते रहता, आगे थोड़े जाता। तो आगे ले जाने के लिए किसकी जरूरत है, v पैरेलल की। तो v पैरेलल हमारा हो गया v cos थीटा। और टाइम पीरियड जो होता है सर्कुलर मोशन में और हेलिकल मोशन में, दोनों में सेम ही होगा, क्योंकि उसको वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है। 2 पाई m अपॉन क्यू वी, यही होता है टाइम पीरियड। देखो सर्कुलर में भी तो यही था, सेम था। तो जो वहां कॉन्सेप्ट यूज किया था वही कॉन्सेप्ट है, रेडियस भी सेम है, बस v की जगह v परपेंडिकुलर हो गया है। और एक नया चीज बस क्या आ गया है, पिच। सर्कुलर मोशन में पिच नहीं होता है, हेलिकल मोशन में पिच होता है। तो बस इतना सा ही आपको इसमें जानना है कि अगर वेलोसिटी ऑब्लिक हो गया, देन पार्टिकल विल मूव इन ए हेलिक्स, या इट विल परफॉर्म हेलिकल मोशन। इट्स रेडियस विल बी mv by qb, but v will be perpendicular component and pitch will be v parallel into time, या इसको डिस्प्लेसमेंट इन वन टाइम पीरियड भी कहते हैं। नोट करो, तो प्रोटॉन दिया है, ए प्रोटॉन इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 4 into 10 to the power 6 meter per second in an uniform magnetic field of 20 Tesla, making an angle 30 degree with the field. Then find radius and pitch of the helical motion. इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत तो है नहीं, फिर भी आप एक सिंपल सा ऐसे डायग्राम बना सकते हैं कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो प्रोटॉन को थ्रोन किया गया है इतनी वेलोसिटी से, और कितने एंगल पे, 30 डिग्री विद द फील्ड। 30 डिग्री का मतलब हो गया कि ये इस तरीके से इसका जो वेलोसिटी है वो 30 डिग्री बना रहा है इससे, फील्ड से, इतना काफी है। तो उसके बाद ये अपना ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, ऐसे हेलिकल मोशन करते हुए बी के डायरेक्शन में जाएगा। तो निकालो रेडियस और पिच क्या होगा, निकल जाएगा। यस सर। यस सर। देखो ये वेलोसिटी है, तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो इधर होगा, दैट विल बी इक्वल टू v sin 30, वो सर्कुलर मोशन कराएगा, और ये जो v cos 30 है वो इसको आगे ले जाएगा।
तो जो रेडियस होता है वो होता है एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू वी। ये हो जाएगा एम वी साइन 30 डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो ई बी लिख दो। क्यों? प्रोटॉन दिया है ना, तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। अब मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है? माइनस 19 19 होता है कि 27 होता है? सर 19 27 सर। 19 होता है सर। अरे यार, इसीलिए मैं तुम लोग कह रहे हैं कि कैसे बोर्ड पास करोगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज और मास नहीं आ रहा है, जबकि ये हर जगह फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होता है। मास इतना होता है, चार्ज 19 होता है 1.6। क्यों इतना भारी भरकम चीज पढ़ रहे हो? एबीसीडी ही पढ़ लो भाई। ये केजी में 10 टू द पावर माइनस 27 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बताओ कितना होता है, याद है? 9 9 31 के बताओ उसका कैसे अभी अचानक याद आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन का है, ये प्रोटॉन का है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से करीब 1800 गुना भारी होता है। तो ये 10 का पावर माइनस 31 है, 10 का पावर माइनस 27। देख रहे हो ना, 4 पावर का अंतर है, ये ज्यादा है। अब क्या बचा इसमें? वी कितना दिया है? 4 इंटू 10 का पावर 6 है। साइन 30 कितना होगा? हाफ होगा। इसको 0.5 लिख दो। और क्या हो गया? ई हो गया। बी कितना है? बी है 20 टेस्ला। हो गया। अब इसमें क्या करो? अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करना है। अप्रोक्सीमेटली में आप इन दोनों को काट दीजिए, लगभग बराबर ही है। और बाकी यहाँ से देख लो, 0.5 इंटू 4 2 होगा। 2 इससे कटेगा तो नीचे 10 बचेगा। रफ इससे एस्टिमेट आपको मिल जाएगा। इसको भी काटो, ये काटेंगे इससे तो कितना बचेगा? 10 का पावर माइनस 8 बचेगा। तो ये बचा 10 का पावर माइनस 8 इंटू 10 का पावर 6। और नीचे में क्या बचा? एक 10 बचा, तो ये भी कटेगा 5। 10 का पावर माइनस 3 मीटर हुआ। 10 का पावर माइनस 3 मीटर को मिलीमीटर में कितना लिखेंगे? 1 मिनट। ये 1 मिलीमीटर हुआ। इतना रेडियस हो गया 1 mm का। तो ये सब डाटा वाटा भी तो कम से कम याद रखो। मास और ऐसे ये सब दिया रहता है यूजफुल डाटा में, लेकिन क्वेश्चन में ना दिया रहा तो क्या तुम गलत पुट कर दोगे? आता जाता सवाल सब गलत हो जाएगा। पीछे जो होता है वो होता है v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। तो v पैरेलल हो जाएगा v cos 30 है, तो v cos 30 और टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्यू की जगह यहाँ भी ई बी। अब यहाँ पे हम नहीं पुट करेंगे कुछ भी, फिर वही कट पुट करके ऐसे ही आएगा। बस मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड दिया ही है और v दिया है। cos 30 √3/2 होता है। पुट कर दोगे तो इतना आ जाएगा। इस तरह के सवालों में ज्यादा कोई केस नहीं होता है, एक ही तरह का सब सवाल आता है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विथ वेलोसिटी, इसको सुधारने दो। ये है 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री। इसमें भी दिया है। इफ m by e, इसमें सुविधा दे दिया, m by e ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना का पावर 11 है। द रेडियस ऑफ पाथ इज नियरली डैश डैश डैश, ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा दिया है 10 टू द पावर 3, ये है 10 का पावर 11। इतना डाटा दिया है, रेडियस निकालो इसका। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दिया है तो v दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड v दे दिया, एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री भी दे दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज सीधे दे दिया और पूछ रहा है कि रेडियस बताओ। तो ये सर्कुलर मोशन होगा कि हेलिकल मोशन होगा? इसमें हेलिकल सर। हेलिकल होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री पे। तो निकालो रेडियस, कैलकुलेट करो, बहुत इजी है ये तो। हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को फिर से लिखते हैं। लॉरेंस फोर्स का मतलब हो गया F इज इक्वल टू QE, दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, QV क्रॉस B।
ये फोर्स कब लगता है चार्ज पार्टिकल पे? जब चार्ज पार्टिकल ऐसी जगह पे हो जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर v वेलोसिटी इसका दिखा दिया। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किधर भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया कि थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, कोई और कलर से दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ई है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लो बता दिया कि इस इलाके में इनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों है। तो इस चार्ज पर अभी अगर बोला जाए कि कितना फोर्स लग रहा है और किधर लग रहा है, तो वो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम देख लेंगे कि Q इंटू ई किधर लगेगा। तो Q इंटू ई, जिधर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लगेगा। तो ये लग गया इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू ई, हो गया। बी इनवर्ड है हर जगह, तो V क्रॉस B करोगे, राइट हैंड थंब रूल से, तो V से B की तरफ हाथ घुमाओगे तो अंगूठा ऊपर जाएगा। तो इस केस में आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी ऊपर ही आ गया, तो वो भी इसी में ऐड हो जाएगा। तो क्यू भी बी हो गया, दोनों फोर्स ऊपर लग रहा है। तो अगर क्यू ई मान लीजिए 10 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है, तो मिलाकर के टोटल 25 न्यूटन लग रहा है इस पे। तो ये हर केस में अलग अलग आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा दिया दोनों सेम आ गए, ऐसा जरूरी थोड़े कि दोनों सेम आ जाए। और भी एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कि वेलोसिटी ऐसे है चार्ज की। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया, वेलोसिटी ऐसे हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ऊपर की तरफ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है, ऐसा नहीं है कि बस इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ड्रॉ किए बस वही है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर है। और इस बार हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड चलो बाहर की तरफ ले लेते हैं, बाहर की तरफ। अब अगर फोर्स देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? तो वो हमेशा तो ई की डायरेक्शन में लगता है, तो वो तो ऊपर लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग गया ऊपर क्यू। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर देखोगे तो वो किधर लगेगा? तो V इधर है, B बाहर है। जब B क्रॉस B घुमाओगे ना गए, तो अंगूठा विल गो डाउनवर्ड। इसमें देखो B क्रॉस था, इनटू था, इसमें B बाहर लिया है हमने। ठीक है, तो इस बार मैग्नेटिक फोर्स इधर आ गया। तो ये जो केस है इसमें देखो Q V क्रॉस B करोगे तो V B आएगा। तो इस बार दोनों अपोजिट हैं, इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में थे। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में थे तो ये चार्ज चलते चलते ऊपर डेविएट कर जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स इसको ऊपर खींच लेंगे। इस केस में तो लड़ाई हो जाएगा कि अगर क्यूई बड़ा है तो चार्ज ऐसे ऊपर डेविएट हो जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा है तो चार्ज नीचे डेविएट हो जाएगा। और कहीं दोनों बराबर हैं तो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सीधा चलते रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएगा। तो चार्ज किधर डेविएट होगा, ये दोनों फोर्स के टोटल असर पे डिपेंड करता है। पता चला कि ये 10 न्यूटन है और ये 12 न्यूटन है, तो ये तो ज्यादा पड़ गया ना, तो चार्ज को ये नीचे घुमा देगा। लेकिन ये 10 न्यूटन और यही पता चला कि 6 न्यूटन है, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा। मजा तब आता है ना जब दोनों बराबर हो जाए, वो भी 10 ये भी 10, तो दोनों लड़ते रहेंगे और चार्ज बोलेगा तुम लोग लड़ते रहो, हम सीधा चल रहे हैं, क्योंकि तुम ऊपर खींच रहे हो तुम नीचे खींच रहे हो, दोनों बराबर ही खींच रहे हो। तो हम ना उधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, हम सीधा अपने से हवा में चलते चलेंगे। समझे? तो फोर्स दोनों मिला करके पैरेलल भी आ सकते हैं, अपोजिट भी आ सकते हैं, परपेंडिकुलर भी आ सकते हैं। वो तो निर्भर करेगा कि चार्ज का वेलोसिटी किधर है। अब मान लीजिए चार्ज रेस्ट पे रखते हैं, रेस्ट पे एक चार्ज यहाँ आराम से सुस्त आ रहा है कि नहीं हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको चलना उलना नहीं है, हम रेस्ट पे रहेंगे। तो रहो भाई रेस्ट पे। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से दिखा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए क्रॉस कर दिया, डाउनवर्ड है। अब देखो दोनों ये चार्ज को देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा कि ओहो बेचारा चार्ज तो सोया हुआ है, रेस्ट पे है, जाओ माफ किया, फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, बोलेगा कि ये तो रुका हुआ है, वेलोसिटी ही 0 है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोलेगा कि नहीं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सो रहा है कि चल रहा है कि जाग रहा है, हम तो फोर्स लगाएंगे। तो अभी इस पे सिर्फ कितना फोर्स लगेगा? तो अभी इस पे सिर्फ क्यूई फोर्स लगेगा, जिसके वजह से ये चल देगा। समझे ना? जो रेस्ट पे था उसको ये चला देगा। एक बार ये चल देगा ना और वेलोसिटी आ गई, तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी जाग जाएगा, बोलेगा अरे तुम तो चल दिए यार, अब हम भी फोर्स लगाएंगे।
तो ठीक है, तो लेकिन बाद में ना लगाओगे जब चल दिया। चलाया कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब है कि वेराइटी ऑफ केसेस पॉसिबल है। किस केस में, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि दोनों लगता है। समझे? कोई भी केस लेकिन ऐसा नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं लगेगा, ये तो हमेशा लगता है। ठीक है, या तो ये लगेगा नहीं तो दोनों लगेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बहुत बार होता है कि नहीं लगता है, जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए तो नहीं लगेगा। तो ये सारे केसेस ऐसी फोटो ड्रॉ कर लो कि नेट फोर्स इसी से निकलता है, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉरेंज फोर्स में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस पढ़ेंगे कि किस केस में कितना फोर्स लगता है और कोई चार्ज का मोशन कैसा होगा। केस 1 लेते हैं, चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है और कोई चार्ज को इसमें रेस्ट पे छोड़ दिया जाए। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों अपना यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड पे। ऐसे केस में अगर आपने चार्ज को यहाँ पे रख दिया रेस्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फोर्स लगेगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का नहीं लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे फोर्स जो लगेगा वो इसी के डायरेक्शन में लगेगा। कितना लगेगा इस बार फोर्स? तो ये लगेगा Q इंटू ई। इसके वजह से ये जो चार्ज है आपका यहाँ रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ से चल देगा। ठीक है, तो चार्ज जब ये चल देगा तो चलते चलते जब आगे आएगा तो इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी में क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर। तो ये वेलोसिटी तो इसका बढ़ेगा, किसका? चार्ज का। लेकिन अभी भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा और ये स्ट्रेट लाइन में ही चलता जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ में आया? तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा। ठीक है, जिसके वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स बटा मास, न्यूटन्स लॉ, QE/m। ठीक है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज 0। हेंस क्या होगा? चार्ज विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। चार्ज विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विथ क्या? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, पहले वो रेस्ट पे था, इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। समझे? क्योंकि एक्सेलरेशन है ना इसके पास, तो इसकी वेलोसिटी टी टाइम के बाद कितनी हो जाएगी? u प्लस एटी निकाल लो, u 0 है तो 80 तो होगा कम से कम, QE/m इंटू टी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। अब इसमें हम लोग केस 2 लिखते हैं। केस 2, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ई। चार्ज रेस्ट पे छोड़ दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इसमें देखो बड़ा यूनिक टाइप का मोशन हो जाता है। इसके लिए चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हम एक्स वाई जेड एक्सिस ले लेते हैं, ताकि एक एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले सके और एक एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसमें क्या करेंगे, v हो गया तो b हो गया, v क्रॉस b। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ऊपर हो गया इधर y एक्सिस, तो z एक्सिस हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। चार्ज यहाँ ओरिजिन पे छोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दे दिया हम सपोज अलोंग y एक्सिस, ऊपर की तरफ है।
और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दे देते हैं अलोंग जेड एक्सिस, ताकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए। डायग्राम में दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहीं भी दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं एक जगह। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। चार्ज को यहाँ आपने कैसे छोड़ा है? रेस्ट पे। तो जैसी रेस्ट पे छोड़ेंगे, इस पे जो इनिशियली फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लगेगा, ठीक है ना। तो इनिशियली फोर्स लगेगा Q इंटू ई, जिसके वजह से ये जो चार्ज है वो किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ मूव किया, हल्का सा वेलोसिटी आया नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा कि अरे भाई तुम तो चलने लगे, और तुम्हारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स लगा देगा कि नहीं? तो बताओ, जैसे V अगर ऊपर आया और B बाहर है, तो फोर्स इसका V क्रॉस B किधर आएगा? X में, माइनस X में आएगा ना। एक्स में सर। हाँ, तो देखना ध्यान से क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर खींचा तो ये चला ऊपर। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधे Y की तरफ चलता चला जाता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चूंकि इधर फोर्स लगा दिया तो इसका पाथ ऐसा हो जाएगा, समझे, ऐसा मुड़ जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे अब यहाँ पर ये पहुंचा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि अब ऐसे है। वेलोसिटी तो पाथ के टेंजेंशियल होती है। उस समय इलेक्ट्रिक का फील्ड का फोर्स वो तो लगातार ऊपर लग रहा है Q इंटू ई, लेकिन Q V क्रॉस B, अब B बाहर है ना, तो Q V क्रॉस B करोगे तो वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, किसके? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आपका लग रहा है QE, और ये कौन लग रहा है? QVB। QVB लगातार इसको सर्कल में घुमाने की कोशिश करेगा, लेकिन QB की जिद है कि हम इसको ऊपर खींच के ले जाएंगे। तो रिजल्टेंट क्या होता है ना कि ऐसे जा करके ये फिर आगे मुड़ करके और वापस रुक जाता है। मतलब ऐसे चला और आगे चलते मुड़ते मुड़ते इसको लगातार कौन मोड़ रहा है? QVB, क्योंकि QVB का आदत है कि ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और सर्कल में घुमाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता ना और चार्ज को कुछ भी वेलोसिटी दे देते तो ये आराम से यहाँ सर्किल में गोल गोल घूमते रहता है मैग्नेटिक फील्ड के दम पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये यहाँ से चलेगा और वापस आके एक्स एक्सिस पर रुक जाता है। तो इसका कारण यह है कि ये दोनों असल में लड़ाई करने लगते हैं। QV खींचता है कि हम तो ऊपर ले जाएंगे, हम तो ऊपर ही ले जाएंगे, और QVB कहता है कि नहीं, हम इसको यहाँ पे गोल घुमाएंगे। इस लड़ाई में इसका क्या हाल होता है कि पहले इसका वेलोसिटी बढ़ता है और फिर घट के वापस 0 हो जाता है। जब 0 हो जाता है तो ये रुक गया। रुक जाने के बाद इसकी हालत फिर से वही हो गई जो शुरुआत में थी। तो रुक जाने के बाद तो फिर मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देता है कि यार तुम तो रुक गए, अब हम फोर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इस पे फोर्स लगा के स्टार्ट कराता है, फिर से स्टार्ट कराता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड इस पे वापस फोर्स लगा करके फिर से इसको घुमा के रोक देता है। तो ये क्या करता है ना कि ऐसे ऐसे फ्रॉग जंप करता हुआ चलता है। फ्रॉग जंप समझते हो? मेढक को देखे हो, मेढक कैसे चलता है? यस सर। ऐसे। तो ये चार्ज बेचारा मेढक की तरह उछल उछल के चलेगा, और इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये दोनों झगड़ा करते रहते हैं। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में लड़ते रहते हैं। ये बोलता है कि नहीं, हम तो खींच के ऊपर ले जाएंगे, ये बोलता है कि नहीं, हम गोल घुमाएंगे। तो बेचारा चार्ज परेशान हो जाता है। तो ये फ्रॉग जंप करते करते ऐसे उछल उछल के चलने लगता है। तो ये यूनिक टाइप का मोशन होता है, ठीक है, इसको साइक्लोइडल मोशन कहते हैं। ये सिर्फ जेई वेई में पूछेगा, अदरवाइज बोर्ड में और नीट विट में तो इतना नहीं पूछता है। तो फ्रॉग जंप करके ये चलता है, इसको साइक्लोइडल मोशन कहते हैं। जैसे हेलिकल मोशन था ना, वैसे ही। बस ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया कि इस तरह का उटपटांग टाइप का भी मोशन चार्ज कर सकता है। तो फ्रॉग जंप की तरह उछल उछल के ऐसे चलेगा ये, नोट कर लो। हैं अब आते हैं केस 3 में, जो कि बोर्ड के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इसी केस से सवाल बनता है। केस 3 है कि व्हेन वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, V इज परपेंडिकुलर टू E इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब तीनों हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में क्या होता है दिखाते हैं।
मान लीजिए चार्ज की वेलोसिटी है और चार्ज इधर जा रहा था, चार्ज क्यू है, कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में ऊपर की तरफ है, ऐसे मैंने दिखा दिया ई। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के बाहर है, ऐसे बोर्ड के बाहर। अब इस पे फोर्स अगर दिखाएं तो देखो Q इंटू ई किधर लगेगा, तो Q इंटू ई इस पे ऊपर लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, ये तो सिंपल है, Q इंटू ई। V इधर है, B बोर्ड के बाहर है, तो V क्रॉस B अगेन राइट हैंड थंब रूल, B से B अगर हाथ घुमाएंगे, जो थंब है अंगूठा वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, तो B क्रॉस B नीचे आ रहा है, तो इस केस में आपका ये जो फोर्स होगा ना Q V क्रॉस B, ये नीचे आएगा। तो बात तो फिर ये हो गई कि अरे ये तो दोनों उल्टा हो गए, तो दोनों लड़ाई करने लगेंगे। QV बोलेगा कि भाई चार्ज को छोड़ दो, हम ऊपर मोड़ के ले जाएंगे, ये बोलेगा है तुम छोड़ दो, हम नीचे मोड़ के ले आएंगे। इन दोनों की लड़ाई में चार्ज या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग केस क्या होता है कि अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तो ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि आगे भी तो हर पॉइंट पे ये दोनों फोर्स ऐसे ही बराबर रहेंगे। अगर यहाँ बराबर है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो आगे के भी तो पॉइंट्स पे हर जगह बराबर होंगे दोनों, समझे। तो इस केस में क्या होगा कि चार्ज विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ QE इज इक्वल टू QVB। तो ये एक स्पेशल केस है कि इफ force due to electric field is equal to force due to magnetic field, then the charge will move with constant velocity. If force due to electric field is equal to force due to magnetic field, then the charge will move with constant velocity. ठीक है, तो इस पे जो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेट फोर्स है आपका एक तरीके से QE प्लस Q क्या है V क्रॉस B। ये नेट फोर्स 0 होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में, लेकिन अगर स्केलर फॉर्म में देखा जाए तो हम लिखेंगे ऊपर में जो QE लग रहा है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, QV क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। Q काट दो तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू V क्रॉस B, कितना हो गया VB साइन 90, तो वही यहाँ पर V इंटू बी होगा, साइन 91 हो गया, तो V हो गया तुम्हारा E बाई B। दिस इज द स्पेशल वेलोसिटी। E बाई B वेलोसिटी से अगर चार्ज चलेगा तो इसकी लॉटरी लग जाएगी, ना ये उसका बिगाड़ पाएगा ना ये, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से दोनों फील्ड के प्रेजेंस में भी सीधा यहाँ से सीना तान के निकल जाएगा, दोनों कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इसका। लेकिन उसके लिए इसकी वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए E बाई B। अगर ये वेलोसिटी नहीं हुई, ठीक है, तो या तो QV बड़ा निकल जाएगा, नहीं तो QVB बड़ा निकल जाएगा, जो भी बड़ा निकल जाएगा वो अपने हिसाब से इसको मोड़ लेगा। तो इसको नोट कर लो, इसमें मेन चीज यही समझना है कि तीनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों जो फोर्स है वो अपोजिट आते हैं, कौन, इलेक्ट्रिक का और मैग्नेटिक का, और गलती से अगर दोनों फोर्स बराबर हो गए तो देन द चार्ज विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो चार्ज जब इस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो इसको समझो कि एकदम तलवार की धार पे चलता है, क्योंकि इस पे लगातार QV भी लग रहा है, नीचे QVB भी लग रहा है। जरा सा अनबैलेंस हुआ ना, कोई भी दोनों में से फोर्स बड़ा छोटा हो गया तो ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, ये ऊपर या नीचे डेविएट कर जाएगा। तो एक होता है कि एकदम रिलैक्स होके स्ट्रेट लाइन में चलना, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, तो एकदम ये ऐसा लग रहा चलता है जैसे एकदम जैसे रस्सी पे, सर्कस में देखो रस्सी पे वो डंडा हाथ में लेके वो लड़की लोग चलती हैं डंडा बैलेंस करते हुए, वो उस तरह का मोशन है।
कि जरा सा अनबैलेंस हुआ ना चार्ज तो ऊपर या नीचे कहीं गिर जाएगा। तो इसमें यही सवाल होता है कि एक चार्ज अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी। ज्यादातर यही पूछता है। तो v होता है E/v, ये रटना नहीं है, ये आराम से आ जाता है। QE इक्वल टू QVB, वहां से आ जाएगा v इक्वल टू E/v। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि v और b वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। v और b में कुछ और एंगल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, वो तो जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जैसे ये कैसे है, बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर नहीं रहता। अगर मान लो v मेक्स थीटा एंगल विथ b, तब भी चलेगा। b जो है ना वो थीटा एंगल बनाए, मतलब b बोर्ड के बाहर नहीं है, बोर्ड से थोड़ा सा टेढ़ा है, तो भी चलेगा एज लॉन्ग एज QVB या QV क्रॉस B नीचे आएगा। तो अगर थीटा एंगल बनाएगा तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए QE इज इक्वल टू ये जो QV क्रॉस B लिखा था, इसमें VB साइन थीटा आ जाएगा, साइन 90 की जगह साइन थीटा। वैसे केस में फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा E/B साइन थीटा। तो ये थोड़ा रेयर है, पूछता है, ठीक है। तो V का B के परपेंडिकुलर होना मैंडेटरी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, और वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन V और B आपस में किसी और एंगल पे हो सकते हैं। तो वैसे केस में आपको फॉर्मूला चेंज होके E/B साइन थीटा होगा ये, लेकिन तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो। नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा यही मानेंगे कि अगर चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो पक्का तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसको नोट करो तो अगले पेज पे समझाते हैं। मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है, और इधर है x एक्सिस, और इधर हो गया z एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो डायग्राम था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, वेलोसिटी इधर था, और मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर लिया था कि नहीं? शुरू में तो ऐसे ही लिया था, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स आ रहा था QE ऊपर आ रहा था, और QV क्रॉस B जो था वो नीचे आ रहा था। नीचे मतलब माइनस y एक्सिस में, और ये दोनों कैंसिल हो रहे थे। ये ऊपर वाला QE था और नीचे वाला था QV क्रॉस B, ठीक है ना। तो V क्रॉस B नीचे आ रहा था। नाउ द कंडीशन इज कि B अगर आपका Z एक्सिस में नहीं भी होता, मान लीजिए Z एक्सिस है इधर ना हो करके B किसी और डायरेक्शन में भी होता, मतलब XZ प्लेन में इधर भी होता ना, तो चल जाता। XZ प्लेन समझ रहे हो, ये सब 3D में हो जाता है ना। XZ प्लेन का मतलब है कि ये इस प्लेन में है। ये कौन सा एक्सिस है? X एक्सिस। ये कौन सा है? Z। तो XZ प्लेन में B अगर इधर भी होता तो चल जाता। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो V क्रॉस B अभी भी तो नीचे आ रहा है। ध्यान से देखो, V क्रॉस B अगर हाथ घुमाओगे राइट हैंड थंब रूल, तो V क्रॉस B अभी भी नीचे आ रहा है। तो इस केस में भी आपका क्या होगा? अगर QE किसके बराबर हो जाए? QV क्रॉस B के बराबर हो जाए, इफ देन वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो B जरूरी नहीं है कि Z एक्सिस की तरफ हो, XZ प्लेन में कहीं भी हो सकता है। XZ प्लेन में थीटा एंगल पे भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज QV क्रॉस B डाउनवर्ड आ रहा है, QV ऊपर आ रहा है, दोनों कैंसिल हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों फोर्स कैंसिल होना चाहिए बस, ताकि चार्ज अपना कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कर सके। चार्ज इधर जा रहा है ना, इससे ऐसे जा रहा है चार्ज। केस 4 है आपका कि V इज परपेंडिकुलर टू B। V जो है B के परपेंडिकुलर है, बट E और B आपस में पैरेलल है। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है। तो लेट अस सपोज दिस इज X एक्सिस, आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस एक्सिस, ठीक है। और मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है V क्रॉस B इधर ही है, दोनों इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों है
पैरेलल है ना, और वेलोसिटी इन दोनों के परपेंडिकुलर हमने ऐसे दे दिया। अब इस पे देखो फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई जो फोर्स है वो लगेगा इस पे आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स Q इंटू ई, वो इसको बोलेगा कि हम तुम्हें लगातार आगे की तरफ घसीट के ले जाएंगे। लेकिन V क्रॉस B करोगे, हाथ घुमाओ V क्रॉस B, तो इनवर्ड जाएगा। इसका मतलब इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा यहाँ पर वो इनवर्ड लगेगा। तो इनवर्ड फोर्स को हम लोग जनरली ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है QVB वो इनवर्ड लग रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये क्या करेगा, बोर्ड के अंदर घुस के ऐसे सर्कल बनाना चाहेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर्कल बनाकर एक जगह नहीं टिक पाएगा, लगातार ये QV फोर्स जो है ये इसको आगे खींचता रहेगा। तो ये सर्किल बनाते हुए आगे चलेगा, इसका मतलब ये हेलिकल पाथ बना लेगा, समझे। तो इसका जो पाथ होता है वो ऐसे चला और ये ऐसे हेलिकल पाथ बना लेगा। लेकिन इस हेलिकल पाथ में पिछले वाला जो हेलिकल पाथ आया था ना, जिसमें V और B थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था लेकिन V ऑब्लिक एंगल पे था, उस हेलिकल पाथ से इस हेलिकल पाथ में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग कि हुआ क्या, ठीक है। तो हुआ ये है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स चार्ज विल मूव इन ए सर्कल and due to electric force it will move in the direction of electric field with some acceleration। फोर्स लग रहा है तो फोर्स बाय मास कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो द रिजल्टेंट path will be a helix with increasing pitch। इसमें पिच कांस्टेंट नहीं होता, इंक्रीज होता रहेगा। रीजन क्या है, पिच का मतलब बताया था ना कि एक टाइम पीरियड में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको पिच कहते हैं। तो QE की वजह से इसके पास आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन है, लगातार इधर की तरफ एक एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन की वजह से इसका क्या होगा कि आगे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो जो पहला पिच आएगा वो इसका छोटा होगा, लेकिन अगला पिच जो होगा वो इससे बड़ा होगा। फिर इसी तरह से अगला पिच जो आएगा वो उससे भी बड़ा होगा। जबकि इससे पहले वाला जो केस लिया था हमने, जिसमें सिर्फ V और B थे, ऐसे नहीं था कि B था और V ऐसे ऑब्लिक फेंक दिया था, तो इसमें भी हेलिकल पाथ बनाता है। लेकिन इसमें पिच कांस्टेंट होता है, थीटा एंगल पे फेंका था तो इसमें पिच कांस्टेंट होता है। पहला पिच जितना होगा दूसरा पिच भी उतना ही होगा, समझे। बट इस केस में क्या होगा कि पिच बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको माफ नहीं करेगा, बोलेगा हम तो अपनी डायरेक्शन में लगातार फोर्स लगा रहे हैं, कौन सा QE, इसीलिए एक्सेलरेशन होगा QE/m। और ये एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस केस में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसको भी लिख सकते हो कि ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड विल इंक्रीज या कीप ऑन इंक्रीजिंग। अब इसमें पूछेगा कि ठीक है चलो हेलिकल पाथ है तो कम से कम इसका रेडियस बता दो। तो रेडियस बताने के लिए जो सर्कल बना रहा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बना रहा है। तो जो रेडियस का फॉर्मूला होगा वो तो वही होगा जो पहले से पढ़ते आए हो। V और B आपस में परपेंडिकुलर है, तो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है नॉर्मल सर्कुलर मोशन में क्या होता है mv/qb, तो वही होगा। तो रेडियस विल बी mv/qb, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। बट पिच अगर पूछेगा तो हम कहेंगे कि भाई पिच कौन सा वाला बताए। भाई
पहला वाला बताए कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला, क्योंकि लगातार तो पिच बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम इसका चाहें तो फर्स्ट पिच निकाल सकते हैं। और वो कैसे? फर्स्ट पिच जो P1 होगा वो एक टाइम पीरियड में इतना आगे गया है, तो एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है ना? ये कौन से डायरेक्शन में? अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ along the direction of electric field, मतलब x एक्सिस के along। अब x एक्सिस के along इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये तो ऊपर की तरफ है, तो ये तो 0 हो गया। पर एक्सेलरेशन हमने निकाल ही लिया था, x एक्सिस में कितना था? QE/m, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन। और t जो होता है वो होता है 2πm/qb, सर्कुलर मोशन में तो यही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, इसका स्क्वायर होगा। तो इसीलिए इस केस में पिच नहीं पूछा जाता है। ज्यादातर ये जो मैंने ऊपर में भाषण लिखा है ना, इस भाषण से ही आपको सवाल आता है, यही आपका राशन है कि इस तरह के केस में मोशन जो होगा वो हेलिकल होगा, और साथ में और क्या कहते हैं, हेलिकल होगा, स्पीड बढ़ता जाएगा और साथ में पिच भी इसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ये जो 5-6 केस हैं इसके ऊपर क्वेश्चन में दिया है कि चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन then which of the cases are possible? ठीक है, a charge is moving with constant velocity, then which of the cases are possible? एक चार्ज किसी रूम में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड है कि दोनों है, हमें नहीं पता। पहला ऑप्शन दिया है E is equal to 0, B is equal to 0, ठीक है कि दोनों नहीं है। दूसरा दिया है E is not equal to 0 but B is 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। C दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, और D दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन पढ़ करके एक डायग्राम बना करके विच ऑफ दी केसेस आर पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब संभावना आपको ढूंढनी है, क्या क्या चांस है, क्या ये केस हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये कि क्या ये हो सकता है। एक आंसर सही हो सकता है कि मोर देन वन भी सही हो। तो सबसे पहले चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? एक चार्ज ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है तो बस जा रहा है, वो चार्ज ना ऊपर मुड़ रहा है ना नीचे मुड़ रहा है, ठीक है, और ना इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है ना घट रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है, ठीक है। तो कौन कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है? जब तक कहा ना जाए ग्रेविटेशन आपको नहीं लेना है, mg फोर्स नहीं लेना है, सिर्फ QE और QV क्रॉस V फोर्स लेना है। G इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेविटी नहीं लेना है, इसको क्वेश्चन में लिखा भी रहता है। अभी यार लिख देता है नेग्लेक्ट ग्रेविटी, यहाँ पे कभी कभी लिख देता है, ठीक है ना, या ग्रेविटी फ्री रूम बोल देगा। तो ग्रेविटी फ्री रूम का मतलब ये होता है कि वहां mg फोर्स नहीं लग रहा है, तो सिर्फ कौन कौन से फोर्स लगेंगे? QV और QV क्रॉस V। तो देखिए पहले एक एक करके सोचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और मैग्नेटिक फील्ड 0, तो जब दोनों 0 तो इसमें तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसका मतलब ये केस तो पक्का पॉसिबल है। उस केस में तो चार्ज चलेगा ही चलेगा, तो ये तो पक्का हो सकता है। बी के बारे में सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रख दोगे तो ये तो मानेगा नहीं ना, ये तो फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाएगा तो चार्ज का तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा है, इसका मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं हो सकता है।
ऐसे सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो माफ ही नहीं करेगा, पक्का फोर्स लगाएगा। सी में सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। नो सर। बिल्कुल चल सकता है, अभी तो बताया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर हो गया वेलोसिटी तो नहीं चलेगा। मान लीजिए यस सर, यस। वेलोसिटी पैरेलल ही हो गया तो इसका लॉटरी लग गया कि नहीं, मैग्नेटिक फोर्स इस पे 0 हो जाएगा और ऐसे केस में चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता ना तब सर्किल बनाता, लेकिन अगर पैरेलल होगा तब तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो सी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट। फिर हमें सोचना है डी वाले के बारे में। कह रहा है कि ई भी है बी भी है, दोनों है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, फिर भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या पॉसिबल है, चल सकता है। बिल्कुल, सबसे लास्ट वाला जो केस हम लोग पढ़े थे अभी, कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अगर गलती से कैंसिल हो जाए, पता चला कि ऊपर लग रहा है क्यू ई और नीचे लग रहा है क्यू वी क्रॉस बी, तो ऐसे केस में क्या होता है, अगेन चार्ज की लॉटरी लग गई, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। तो पॉसिबल है कि नहीं, दोनों के प्रेजेंस में भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल सकता है, इसका मतलब डी भी पॉसिबल है। विच ऑफ द केसेस आर पॉसिबल, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं? तो ये सेकंड वाला सिर्फ नहीं संभावना है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माफ नहीं करेगा, वो पक्का फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा इसका मतलब है इसका वेलोसिटी तो चेंज कर ही देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। समझ में आया सवाल? यस सर। नोट करो, यही सब आता है नीट में, जेई में। इन हेलिकल पाथ, बस इतना लिखा है। देन विच ऑफ द केसेस आर पॉसिबल, ठीक है। तो ए में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0, मतलब दोनों 0 है, ठीक है। उसके बाद बी में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, इक्वल टू 0 पहले लिख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0, ठीक है। सी में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 बट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और डी में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0। तो अगेन पिछले बार की तरह आपको सोचना है कि हेलिकल पाथ में अगर चल रहा है तो कौन कौन सा केस पॉसिबल है। अगर ई भी नहीं है बी भी नहीं है, जब दोनों है ही नहीं तब तो चार्ज को जिस भी वेलोसिटी से फेंको तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो ए वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बट मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 है, क्या इसमें हेलिक्स बन सकता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में? बिल्कुल बन सकता है। अरे भाई सर, यही यस सर। पढ़े थे जब वी ऑब्लिक था, जब वी ऑब्लिक था तो ये क्या किया था मैग्नेटिक फील्ड, यही ना हेलिक्स बनवाया था यूनिफॉर्म पिच वाला, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल पॉसिबल है, नो सर बोल देते हो सीधा बिना सोचे। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में जो 3 केस थे, इलेक्ट्रिक से पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें थर्ड केस यही ना था कि जब चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना हो तो ये हेलिक्स बना देता है, तो ये तो पॉसिबल है ही। साथ में सी के में पॉसिबल है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी चार्ज को या तो एक्सलरेट कराएगा या बेंड करा देगा। अगर मान लो चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है तो इसको और तेज कर देगा, और चार्ज की वेलोसिटी अगर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इस पे जो फोर्स लगेगा क्यूई, उसके वजह से चार्ज अपना मुड़ के पाथ ऐसे चेंज कर लेगा। लेकिन ये हेलिक्स नहीं बनवाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हेलिक्स बनाना इसको आता ही नहीं है। हेलिक्स बनाने के लिए सर्किल बनना चाहिए पहले, तब ना आगे बढ़ेगा, तो वो सर्किल बनाना तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है, तो सी भी नहीं पॉसिबल है। और डी तो पक्का पॉसिबल है, क्योंकि अभी लास्ट केस यही देखे थे हम लोग कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड गलती से दोनों पैरेलल हो जाए, ई भी इधर है बी भी इधर है और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कल में घुमाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आगे ढकेलेगा,
तो ये नॉन यूनिफॉर्म पिच से क्या करेगा, हेलिक्स बनाएगा कि नहीं, तो ये भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो हमारे 6-7 केस है ना, वो सारे केसेस में सोच सोच के ये सब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैंने कुछ चेंज किया, लिखा है ए चार्ज इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, इस बार गोल गोल घूम रहा है, देन विच ऑफ द केसेस आर पॉसिबल। पहला है कि E इक्वल टू बी इक्वल टू 0, दोनों 0 हैं। दूसरा है E इज इक्वल टू 0 बट B इज नॉट 0। C, E is not equal to 0 but B is 0, and D, both are non-zero। अब जितने केस पढ़े हो उसमें से अब देखो पलट के या सोच के कि कौन सा केस था जिसमें पार्टिकल बड़े मजे से गोल गोल सर्किल में घूम रहा था। एक ही केस था क्या? 2-3 केस में था। सर्कुलर मोशन कौन से केस में था? एक ही केस में था कि 2-3 बार आया था? एक जब बी परपेंडिकुलर होती है। हाँ, जब V किसके परपेंडिकुलर होता है, B के, तब जाके सर्कुलर बनता है। एक ही केस था जिसमें सर्कल में घूमता था, जो हम लोगों का इस चैप्टर के शुरुआत में ही था। सेकंड केस जो था कि अगर आपका वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तब जाके पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता था। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तो सर्कल में घूमने ही नहीं देगा वो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको एक्सेलरेट करा देता है। तो सर्कल में घूमने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जैसे इनवर्ड है, ये चार्ज है, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? बी सर। सी होगा। सी होगा बी। अरे सी में लिखा है B इक्वल टू 0, तो इसका मतलब B 0 कर दें। नहीं सर, बी बोल रहे हैं सर। बी सर। बी। कुछ लोग C बोल रहा है, तो B होगा। सिर्फ इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड पक्का होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का ही जो फोर्स होता है QVB, वही इसको सर्कल में गोल गोल घुमाता है। और इस केस में रेडियस आता है सर्किल का MV/QB। सर बी और बी दोनों परपेंडिकुलर है, तब हेलिकल हो जाएगा ना। हाँ, हेलिकल हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा कि सर्कुलर चाहिए। हेलिकल के लिए तो पिछला सवाल है, था ये वाला यस सर। हेलिकल। यस। ठीक है, तो हर तरह का मोशन दिखा दिए, सर्कुलर, पिछला वाला हेलिकल, और उसके पीछे देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, इसमें स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। तो इन्हीं में से कोई 3 में से कोई सवाल आ सकता है। ये सब बोर्ड वोर्ड में भी पूछ देता है, बोर्ड वोर्ड में उल्टा भी पूछता है। ये केस दे करके आपसे पूछेगा पाथ कैसा है, बोल देगा कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो बताओ पाथ कैसा होगा, तो सर्कुलर होगा, ये वाला केस। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये वाला टॉपिक खत्म हुआ। कौन सा? लॉरेंज फोर्स वाला। ये कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे? लॉरेंज फोर्स, कि जब दोनों मौजूद हो, दोनों कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी, तब जो फोर्स लगता है उस केस में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्या फोर्स लगता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले इस पे टॉपिक पे मूव करेंगे इसी चैप्टर में।